हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी सोशल साइंस की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। सो इससे पहले की वीडियो में भी हम इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, मतलब हम किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम दो लोगों को सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब दोनों को सेम चीज़ें दे रहे हैं, तो वो हो जाएगी इक्वलिटी। मैं उन दोनों को इक्वल ट्रीट कर रहा हूँ, मैं इक्वलिटी कर रहा हूँ। बट अगर मैंने ऐसा कर दिया कि दो लोग हैं, एक को मैं ज़्यादा राइट्स दे रहा हूँ, एक को मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ और दूसरे को मैं अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ, दूसरे की मैं बात मान रहा हूँ, ना उसके साथ सही से रह रहा हूँ, तो वो हो जाती है अनइक्वलिटी। मतलब मैं उन दोनों के साथ इक्वली व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा हूँ। और एक वर्ड आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी को अनइक्वली ही करना, जैसे कि बट कुछ चीज़ों के बेसिस पे, जैसे कि जेंडर के बेस पे अगर हम किसी को अनइक्वली ट्रीट करें, जैसे कि ये लड़का है तो ये काम कर सकता है, ये लड़की है ये काम नहीं कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें तो वो हो जाएगी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हम जेंडर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो ये काम नहीं कर सकता है, तो ये हो जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अनइक्वालिटी मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो भी बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग किसी को जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो उनकी प्लेस ऑफ बर्थ है, कहाँ वो पैदा हुए हैं, उस चीज़ के बाद उस चीज़ को भी लेकर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके स्किन कलर को भी लेकर उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फिर बात आ जाती है हमारे इंडिया की। जो इंडिया है वो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। सो यहाँ पे जो इंडिया है उसमें जो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है। होता क्या है ना कि पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट करते थे बहुत सारे लोगों को। अभी के टाइम पे प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं हुई है, बट थोड़ी सी कम हो गई है। और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वो अभी तक मेहनत करते जा रही थी, और उन्होंने पहले भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने नए नए लॉज बनाए और भी बहुत सारी चीज़ें करी जिससे कि लोग इनइक्वालिटी करना बंद कर दे, बट लोग कहाँ समझने वाले थे। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ना कि जो गवर्नमेंट है वो कितनी भी लॉज ले आए, कितनी भी स्कीम्स ले आए, बट प्रॉब्लम ये थी कि लोगों की जो सोच है ना वो नहीं बदल रही थी। अभी भी कुछ उस सोच के लोग बचे थे जो कि अभी भी ये मानते थे कि लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे वो लोग। सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारी इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी मतलब पूरी तरह से इक्वलिटी उसमें स्थापित नहीं हो पाई है। अभी भी कुछ लोग अनइक्वली ट्रीट करते हैं कुछ लोगों को। फिर हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक डॉक्यूमेंट, इसमें बहुत सारे लॉज लिखे होते हैं। वो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, मतलब जो डॉक्यूमेंट के राइटर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ये बनाया था। इसमें बहुत सारे लॉज लिखे हैं, हर चीज़ के लिए यहाँ पे एक लॉ है। इसी बुक से हमारी जो इंडिया है वो चलती है, सारे लॉज इसी के अकॉर्डिंग है। और उसमें से एक लॉ है जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन से और अनइक्वलिटी से। फिर हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है उसने गवर्नमेंट स्कूलों में एक बहुत अच्छी टेक्निक का मतलब एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई थी, जिस स्कीम का नाम था मिड डे मील स्कीम। तो जो मिड डे मील स्कीम थी ना, उसके पीछे का पर्पज़ ये था ना कि जो बच्चे मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, उसमें बच्चे भी बहुत टाइप के पढ़ेंगे, अमीर बच्चे भी पढ़ेंगे, गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे, और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे। तो जो गरीब बच्चे होते थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो खाना अफोर्ड कर सके और खाना स्कूल में लेके आ जा सके, तो इसीलिए वो भूखे रहते थे स्कूल में। और वो भूखे रहते थे इस वजह से वो फोकस नहीं कर पाते थे स्टडीज़ पे, वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनका पेट खाली रहता था बार और उनका ध्यान भूख पे जाता था। तो इसलिए जो गवर्नमेंट था उसने सोचा क्यों ना हम बच्चों को जो स्कूल है उसके अंदर ही लंच के टाइम पे लंच प्रोवाइड करे, वो भी कुक्ड मील। और इसके पीछे के भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि कुछ बच्चे थे, ठीक है, वो बच्चे क्या करते थे, लंच के टाइम बोलते थे स्कूल में कि हम अपने घर जा रहे हैं, लंच करके वापस आ जाएंगे, खाना खा के वापस आ जाएंगे, बट होता क्या था, वो बच्चे आते ही नहीं थे वापस। और फिर कुछ और भी बच्चे थे
वो उनके क्या होते थे, उनके जो पेरेंट्स होते थे, मम्मी पापा होते थे, दोनों ही काम कर रहे होते थे। तो उनकी जो मम्मियाँ थी वो काम भी करती थी। मतलब एक बार उन्होंने खाना बना के उनको सुबह में खिला दिया, बट उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वो जो है उन बच्चों के लिए लंच भी बनाए। तो वो बच्चे भूखे रह जाते थे जिनके पेरेंट्स जो होते थे वो वर्क करते थे। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ थी। और जो लास्ट और सबसे मेन पर्पस था ना इसका, मतलब 2-3 और मेन पर्पसेस है, तो सबसे मेन पर्पस ये था कि इन इक्वालिटी स्प्रेड करना स्कूल के अंदर। तो आप लोग सोचो कि मिड डे मील से इक्वालिटी कैसे सेट हो रही है स्कूल के अंदर। मिड डे मील में तो बच्चों को खाना देते हैं, तो होता क्या था ना कि जो लोग थे वो अमीर बच्चे थे वो अच्छा खाना लेके आते थे, और गरीब बच्चे होते थे कुछ तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, पर कुछ उतना अच्छा खाना नहीं लेके आ पाते थे। तो जो मिड डे मील था उससे क्या होता था कि सबको एक ही तरीके का खाना मिलता था। तो कहीं ना कहीं इससे इक्वालिटी तो स्प्रेड हो रही है। और इससे होता क्या था ना, सारे बच्चे बैठ के एक साथ खाना खा सकते थे, क्योंकि जिन बच्चों के पास खाना था वो खाना खा लेते थे, और जिनके पास खाना नहीं था उनका क्या, वो तो खाना ही नहीं खा पाते थे। सो एक तरीके से क्या अनइक्वालिटी ही हो रही थी ना, कि कोई बच्चा है वो खा रहा है, खाना लाया है, वो पढ़ाई पे फोकस कर पा रहा है। कोई बच्चा है उसके पास खाने खरीदने के पैसे नहीं है, वो गरीब है, वो खाना नहीं खा पा रहा है। तो ये भी एक काइंड ऑफ अनइक्वालिटी ही हुई। और एक और चीज़ थी इसके पीछे की, जो कि थी दलित वुमेंस को जॉब प्रोवाइड करना। मतलब कुछ वुमेंस होती थी जो अनएम्प्लॉयड होती थी, उनको भी वो जॉब देते थे उस खाने को बनाने की और उसको बच्चों में देने की। फिर हमने पढ़ा था सिविल राइट मूवमेंट के बारे में। मतलब इसमें सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि जो हमारी इंडिया है वो एक ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें इनइक्वालिटी है? तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। जो हमारी इंडिया है वो सिर्फ एक लौती डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जिसमें इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। और एग्जांपल के तौर पे बात आ गई अमेरिका की। जो अमेरिका है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, बट उसमें जो एक बात थी, जब अमेरिका और अफ्रीका में वॉर हुई थी तो उसमें हुआ क्या था, अमेरिका जीत गई थी। तो जो अमेरिका थी उसने अफ्रीका से कुछ लोगों को ले आए, वो लोग स्लेव की तरह, स्लेव मतलब होता है नौकर की तरह। उनको ला के वो अपने पास रख लिया उन लोगों ने अमेरिका में। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और फिर उन लोगों को भी फ्रीडम मिल गई। मतलब उनको स्लेव की तरह तो नहीं रखा जाता था, बट नॉर्मल अमेरिकन्स की तरह भी नहीं रखा जाता था। तो जो फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है एक लेडी की जिसका नाम है रोज़ा पार्क्स। तो रोज़ा पार्क्स थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे ना, उनको लेके आया गया था अफ्रीका से अमेरिका एक स्लेव की तरह, ठीक है। तो उस टाइम पे एक रूल था, और ये अमेरिका की अभी की बात नहीं है, कुछ टाइम पहले की बात है अमेरिका की। उस टाइम पे अमेरिका में एक रूल था कि बस में भी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इन लोगों को जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। और सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इनको सहना पड़ता था इनके कलर के बेसिस पे, क्योंकि ये अफ्रीकन है तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग थोड़े तो डार्क कलर के होंगे ही। और जो अमेरिकन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट होते हैं। तो इनको कलर के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे ये अमेरिकन्स। फिर क्या हुआ, उनके लिए कोई भी जगह पे मतलब वो नहीं था। जैसे कि हमारे इंडिया में रूल है कि हर एक आदमी वो कैसा भी हो सारी पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर सकता है, पर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे ना उनके लिए ये चीज़ नहीं थी। उनको बस में तक भी कुछ रूल्स का पालन करना होता था। जैसे कि अगर कोई वाइट मैन आ गया, मतलब अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बैठा है, ठीक, और वहीं कोई अमेरिकन आ गया, कोई वाइट मैन आ गया, उसने बोला कि हट जाओ मैं बैठूंगा, आप यहाँ से उठ जाओ, तो वो जो अफ्रीकन अमेरिकन है ना उसको उस अमेरिकन की बात माननी ही पड़ेगी, उसको वहाँ से उठना पड़ेगा और उसको पीछे जाके बैठना पड़ेगा, बस में सबसे पीछे की सीटों पे जाके बैठना पड़ेगा। और अगर सीट खाली नहीं है पीछे की, वहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हैं, तो उसे खड़े होकर पूरा सफ़र करना पड़ेगा, बस वो बैठ नहीं सकता। ऐसे ही रोज़ा पार्क नाम की एक लेडी थी। तो वो क्या हुआ, एक दिन वो बस में ट्रैवल कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा काम करके आई थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आई थी, तो उनके जो पैर थे उसमें दर्द हो रहा था। तो वहीं पे एक अमेरिकन आया, उस अमेरिकन ने आके रोज़ा पार्क से बोला कि हट जाओ मैं यहाँ पे बैठूंगा, तुम्हें सीट छोड़ दो, मैं यहाँ पे आके बैठूंगा, ठीक है। तो जो रोज़ा पार्क्स होती थी उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता था, तो वो मना कर देती हैं उस अमेरिकन को कि नहीं मैं आपको ये सीट नहीं दे सकती हूँ, आप कहीं और जाके बैठ जाओ, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जब लोगों को
जब लोगों ने देखा ना कि भाई इसने तो सीधे सीधे मना कर दिया, हम भी क्यों उनकी बात माने, हम भी मना कर देंगे, तो धीरे धीरे सब लोग मना करने लगे। और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, कि हम जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं हमें भी हर चीज़ मिलनी चाहिए। तो क्या होता है, फिर ये लोग शुरू कर देते हैं एक प्रोटेस्ट। तो उस प्रोटेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट होती है उसको समझ आता है कि नहीं ठीक है, इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, इन लोगों के साथ अनइक्वालिटी हो रही है। फिर गवर्नमेंट कुछ नए रूल्स बना देती है, और ये जो मूवमेंट का नाम था, मतलब इस चीज़ का जो नाम था वो था सिविल राइट मूवमेंट। ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, रोज़ा पार्क्स के द्वारा। फिर जो गवर्नमेंट होती है वो इस रूल को हटा देती है कि नहीं, अब ये सब नहीं होगा, अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा अमेरिकन्स की तरह। और मैंने आपको एक पर्सन के बारे में बताया था जिनका नाम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो उनकी एक स्टोरी भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है ना, वो बहुत पहले के थे। तो वो तो क्या था ना, उस टाइम जब बी.आर. अम्बेडकर बच्चे थे, उस टाइम पे जो कास्ट वाली चीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। लोग कास्ट के बेसिस पे लोगों को ट्रीट करते थे। तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बच्चे थे ना, तो वो भी क्या थे, एक लोअर कास्ट के थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया कास्ट की चीज़ की वजह से। उनकी वो लोअर कास्ट था, और पहले के ज़माने में लोअर कास्ट और हायर कास्ट का बहुत ज़्यादा वो था। तो उसके लिए वो जो बी.आर. अम्बेडकर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किए। वो बच्चे होने के बावजूद भी उनको कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सामना करना पड़ रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब जो लोग उनके फैमिली मेंबर्स को भी उसका सामना करना पड़ता था, और उस कास्ट के जितने भी थे ना उन सबको बहुत ज़्यादा इक्वली ट्रीट करते थे। और ऐसे ही एक और फेमस राइटर है जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो मतलब इससे पहले वाली जो बुक थी उसमें उनकी भी स्टोरी दे रखी थी, बट इसमें नहीं दे रखी है। तो जो मतलब मैं आपको अपने घर ऑटो से, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे ना, वो थे एक दलित राइटर। बच्चे जो दलित होती है वो एक लो कास्ट होती है, दलित की वजह से उनको बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। वो स्कूल जाते थे तो वहाँ पे जो उनके टीचर थे ना, वो उनसे क्लास की सफाई करवाते थे, ग्राउंड की भी सफाई करवाई गई। मतलब बाकी बच्चों की तरह उनको बैठ के ऑटो में नहीं थे। और जबकि फिर उसके बाद बैठते थे उनको जमीन पे बैठना पड़ता था। इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था लोअर कास्ट के बच्चों तक को सब चीज़ों का सामना करना पड़ता था ऑटो में। तो अंकल ने बोला उस टाइम पे आप समझ सकते हैं बोला इनइक्वालिटी, और उसमें बोला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सब कितना ज़्यादा हाई लेवल पे था। बट अभी तक वो भी ये सुनते हैं तो नहीं रह गया। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है लोअर कास्ट को पूरी तरह से उससे बात करने भी इसलिए आए थे ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो बच्चा है। अगर उन्हें ये पता होता ना कि वो लोअर कास्ट का है तो वो उससे पूछने तक नहीं आते कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। इतनी ज़्यादा मतलब उनको लोअर कास्ट वालों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर स्टेशन मास्टर एक बार बहुत टाइम के बाद वो देखते हैं 2-3 घंटे के बाद कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अभी तक वहीं होते हैं। कोई ऑटो वाला कोई भी रिक्शा वाला उनको नहीं बिठा रहा होता है। तो जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम इस हिसाब से करते रहे ना, मतलब तुम सबको बता दोगे कि मैं दलित हूँ, तो तुम्हें कोई नहीं बिठाएगा। तुम जाके उन लोगों से ये बताओ ही मत कि तुम कौन सी कास्ट के हो। वो कास्ट पूछे तुम कुछ भी बोल देना, बट ये मत बोलना कि तुम दलित हो। सो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये करना तो नहीं चाहते थे, पर उन्हें करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते ना तो उनको कोई भी ऑटो में नहीं बिठाते, क्योंकि उस टाइम पे लोग ऐसे थे, लोगों की सोच ऐसी थी, तो इसलिए। और यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा भी है, मैन इज़ मॉर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई someday or the other, but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than a life डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक चीज़ लिखी है जिसका मतलब है कि जो मैन है वो मॉर्टल है। मॉर्टल क्या होता है, तो इन दोनों के वर्ड के बीच में फ़र्क होता है। मॉर्टल का मतलब होता है जो मतलब एक टाइम के बाद वो मर जाएगा, तो वो हो गया मॉर्टल। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो मॉर्टल है, और इमॉर्टल होता है मतलब अमर होता है, वो कभी नहीं मरेगा, वो अजय अमर है। तो जैसे कि भगवान हो गए, तो ये लोग इमॉर्टल है, और जो हम ह्यूमन बीइंग हैं हम मॉर्टल हैं। तो वही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लिखते हैं कि जितने भी लोग हैं सब मॉर्टल है, मैंस आर मॉर्टल। सबको एक न एक दिन मरना ही है, वो आज हो या कल हो, सबको एक न एक दिन मरना है।
और जितनी भी आपकी लाइफ है ना उसमें आप चाहे कुछ करो ना करो बट कभी भी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म मत करो। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी हार्म हुई होगी जब लोगों ने उनको बस उनकी कास्ट सुन के अपने साथ ऑटो में बिठाने से मना कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि बस लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करो, लोगों की बेइज्जती ना करो, बाकी तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, कुछ मत करो। Separate school especially set up from them. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are highly rated as private school. तो हम वापस से आ जाते हैं अफ्रीकन अमेरिकन वाली चीज़ पे। तो अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, पर जब सिविल राइट मूवमेंट आ गया तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई, ख़त्म भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा भी नहीं रह गई हैं, सिर्फ थोड़ी सी कम हुई है। मतलब अभी भी ये चीज़ है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत है इनइक्वालिटी अभी भी। तो इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या करा ना, उन्होंने सोचा कि अगर हम इन्हें वाइट बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो इनकी बेइज्जती करेंगे ही करेंगे, इनको अनइक्वली ट्रीट करेंगे ही करेंगे, तो इनके लिए क्यों ना हम अलग से स्कूल खोल देते हैं। तो जो ब्लैक थे, मतलब जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके लिए खोल दिया गया एक नया स्कूल, मतलब नए गवर्नमेंट स्कूल। बट जो गवर्नमेंट थी ना वो अभी भी अफ्रीकन अमेरिकन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी, वो सोच रही थी किसी तरह से बस इनको निपटा दे। तो जो गवर्नमेंट स्कूल थे ना, वो स्कूल ऐसे थे ना, उसमें टीचर बहुत बुरे थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा पुअरली एजुकेटेड थे, उतने ज़्यादा वो हाईली एजुकेटेड नहीं थे। बट जो वाइट लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। बट जो अफ्रीकन अमेरिकन के स्कूल थे ना, उसमें फैसिलिटीज़ अच्छी थी ना उसमें टीचर अच्छे थे, बस किसी तरह से गवर्नमेंट ने बनवा दिया था अफ्रीकन अमेरिकन के लिए कुछ भी करके। तो मतलब ये सब चीज़ें ना जो गवर्नमेंट थी वो भी इनइक्वालिटी कर रही थी अफ्रीकन अमेरिकन और अमेरिकन में। और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो पुअर भी थे एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन, क्योंकि उनको ज़्यादा जॉब्स भी तो नहीं मिलती थी ना, तो वो क्या कर सकते थे, वो अमेरिकन की तरह अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते थे। और एक बार को उन्होंने किसी तरह से अपने बच्चे को प्राइवेट में डाल भी दिया, तो प्राइवेट में क्या होगा, ज़्यादातर क्या होंगे, अमेरिकन होंगे। अमेरिकन उस अफ्रीकन का हमेशा मजाक ही उड़ाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि जो अमेरिकन होंगे वो सही हो जाएंगे। जो बड़े हैं अगर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ कर सकती है, बट बच्चे अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, बच्चों के मन में भी वही आ गया होगा कि ये अफ्रीकन अमेरिकन है, ये ब्लैक है, हमारे जैसा नहीं है। तो अगर बच्चे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो गवर्नमेंट बच्चों का तो कुछ कर नहीं सकती। और जो अमेरिका थे ना, उसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ज़्यादातर वो लोग वर्कलेस थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, ज़्यादातर लोगों को उनको जॉब प्रोवाइड ही नहीं करते थे, तो उनके पास जॉब कहाँ से आएगी। जैसे ही उनका कलर देखते थे, वो अफ्रीकन अमेरिकन ये सब देखते थे, वो तैसे उसको जॉब देने से मना कर देते थे, बोलते थे जॉब हम आपको नहीं देंगे। इसके पीछे वो काफ़ी सारे बहाने बनाते थे, जैसे कि हमारे यहाँ वैकेंसी फुल है, जितने लोग चाहिए थे उतने लोग हो गए, आप इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए, भले वो कितने भी क्वालिफाइड हो, बट वो उसको जॉब पे नहीं रखते थे, सिर्फ उनका कलर देख के, वो अफ्रीकन अमेरिकन है ये देख के। और मतलब बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन ना बहुत ज़्यादा गरीब थे, वाइट जो लोग थे, मतलब जो अमेरिकन थे उनके कंपेरिजन में। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज begin completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a great recognition of equality on existing as well as new issues. Central of this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. Challenge of democracy, तो जो ये एक चैलेंज ही है जो अपने
सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी को स्थापित करना, डेमोक्रेसी को लाना, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट के लिए ये सब बहुत हार्ड होता है, बट गवर्नमेंट हमेशा उस चीज़ के लिए मेहनत करती है। और किसी भी कंट्री के पास कोई हक नहीं है किसी को वो करने का, किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का। अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं बनी है ना जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि वो लोग खुद से अपना लीडर चूज़ कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक में वो भी आ जाता है कि सभी इक्वल हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो अभी तक ऐसी कोई भी कंट्री नहीं बनी है जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो। और यहाँ पे कुछ लोग अभी भी ऐसे बचे हैं ना हर एक कंट्री में जो कि इनइक्वालिटी को अभी भी फॉलो करते हैं। अगर वो लोग नहीं होते ना तो बहुत सारी कंट्रीज़ होती जो कि आज पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बन गई होती, उनमें इक्वालिटी पूरी तरह से आ गई होती, अनइक्वालिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई होती। और इसके लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्होंने वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि रोज़ा पार्क्स थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और जाके हुआ क्या, उनकी इतनी मेहनत से क्या हो गया, बच्चों के लिए स्कूल खुल गए, डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ ना, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जो कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सोचते हैं, लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उन लोगों के लिए ना कोई गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना कोई और कुछ कर सकता है।